हेलो पब्लिक। सो आज हम लोग कवर करेंगे इस सेशन में सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स अपने 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पूरे सिलेबस के। और आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले हैं वो एक्चुअली बेस्ड है अपने 5 बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस पर, अपने पास्ट के बोर्ड एग्जाम के पेपर्स पर। मतलब अभी तक के जैसे मार्च 21, फिर मार्च जुलाई 22, फिर मार्च जुलाई 23, ये 5 पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आए हैं वो सबको मैंने कंपाइल किया है और इस वीडियो में रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं, एक ब्रीफ आइडिया देता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पूछे थे इन 5 एग्जाम्स में, फिर डिटेल में सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। यस गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। अब देखिए गाइस, मैंने टोटल कैसे शॉर्टलिस्ट किया है, समराइज किया है। मतलब इन 5 पेपर्स में 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के 7 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आया है जो हर बार आया है, हर पेपर में आया है, पूरे 5 बार। फिर राइट अ वर्ड, फ्रेज और टर्म, मतलब 1 वर्ड, ये 4 बार तकरीबन आया है पिछले 5 एग्जाम्स में से। फाइंड द ऑड वन आउट, ये 2 बार आया है। कंप्लीट द सेंटेंसेस 3 बार आया है। 1 सेंटेंस 2 बार। अग्री डिसअग्री 2 बार और कैलकुलेट द फॉलोइंग 2 बार। मतलब इन पिछले 5 एग्जाम्स में ये पूरा ऐसा वैरायटी कवर हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट क्या दिखाई दे रहा है, 1 वर्ड, फ्रेज और टर्म। मतलब ये 2 ऑब्जेक्टिव्स तो आप छोड़ना ही मत बिल्कुल भी, इसको आपको अच्छे से करना ही करना है। अब देखो भाई, सिंपल सी पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं। आज की वीडियो में जो हम ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले हैं, तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि सर ये ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे तो सफिशिएंट है क्या अपने बोर्ड एग्जाम के लिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सफिशिएंट नहीं है, पर हाँ ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सफिशिएंट है। मतलब अगर आपने साल भर में कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी एंड टाइम पे करके जाना है, तो इतना तो कर लो यार, क्योंकि इसमें से किधर ना किधर तो आ ही जाएगा। मतलब ऐसा समझना, 1 सेंटेंस पढ़ लिया तो 1 सेंटेंस में से इसमें आ जाएगा, इसमें से इसमें आ जाएगा, उसमें से इसमें आ जाएगा, किधर ना किधर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे, रिपीटेड ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप जब ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स रिपीट हो रहे हैं। बट जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, अगर करेक्ट ऑप्शंस देखोगे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, बहुत कम ऑब्जेक्टिव रिपीट हो रहे हैं सिलेक्ट के अंदर, बट इसमें से उसमें चले जाते हैं, इंटर रिपीटेशंस होता है। तो अगर आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करते हो तो काफी सारा एरिया वैसे भी कवर हो जाएगा यार। क्योंकि देखो ना, ऑलमोस्ट कितने यार, 1 2 3 4 5 6 7 वैरायटी कवर हुआ है यार। तो अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव्स कवर हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा सा टाइम निकाल के स्ट्रैटेजिकली क्या करना है, ध्यान से सुनो। अभी जैसे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और राइट अ वर्ड और फ्रेज, ये सबसे ज्यादा आ रहा है ना, तो क्या करो पता है क्या, हर एक टॉपिक के ये 2 ऑब्जेक्टिव्स के हिस्से तो कर डालो ना भाई, इतना तो कर लो, सबसे इजी हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है कुछ, आराम से हो जाएगा। तो अपना ये 5 और 5 10 मार्क तो लॉक हो जाएगा। गेटिंग क्या? अच्छा, उसके बाद देखना, उसके बाद अपने को दिखेगा कि ये कंप्लीट दी सेंटेंसेस है ना, 3 बार आया है। उसके बाद बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स 2 बार आ रहे हैं। बट मेरे को लगता है कि बाकी सब में ना कैलकुलेट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप फोकस करेंगे, देखो मार्च में आया है कैलकुलेट द फॉलोइंग, मार्च 21 में भी आया है, मार्च 23 में भी आया है। बाकी 1 मार्च जुलाई, 1 मार्च जुलाई, 1 मार्च जुलाई ऐसा आ रहा है। तो मेरे को लगता है कैलकुलेट द फॉलोइंग को अपन को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है, कैलकुलेट द फॉलोइंग ना फेक नहीं सकते अपने मन से, आपको उसको अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा सिस्टमैटिक तरीके से, और 1 मार्क के लिए आता है। तो प्रॉपर्ली इतना समझ में आना चाहिए क्या स्टेप से कैलकुलेट करना है, फेंका नहीं जा सकता। ऑड वन आउट में आप फेंक सकते हो, आंसर 1 सेंटेंस में आप कुछ तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, अग्री डिसअग्री कुछ तो फेंक सकते हो, क्योंकि इजी है, 2 ही ऑप्शन है, या तो अग्री या तो डिसअग्री। ऑड वन आउट में 4 है, उसमें से 1 आपको कैंसिल करना है, थोड़ा लॉजिकली आ जाएगा। 1 सेंटेंस थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट किधर ना किधर घुमा फिरा के आप कुछ तो लिख सकते हो अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो बाकी ये 4 ऑब्जेक्टिव जो है ना, मेरे को लगता है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है एज पर पास्ट 5 बोर्ड पेपर पैटर्न जो हम देख रहे हैं। और ये 5 पेपर को सिर्फ मैंने स्टडी नहीं किया है, आपने भी स्टडी किया है अभी मेरे साथ, तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। देखो अभी तक जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो कवर करे, सब में मैं पहले से स्टार मार्क करके रखता था। यहाँ पे मैंने पहले से स्टार मार्क नहीं किया है, आपको पता है। गेटिंग क्या? तो ये मेरे को लगता है इस तरह से अपन ने स्ट्रैटेजी बना के करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये तो हुआ एक समरी पूरे 5 पेपर का। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इस वीडियो में हर एक ऑब्जेक्टिव को बहुत डिटेल में देखेंगे। मतलब स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के साथ, और उसके सारे पूरे 5 पेपर के, मतलब 5 5 25 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे अपन। बात समझ में आ रहा है? फिर 1 वर्ड
वाले पूरे ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फिर ऑड वन आउट, फिर कंप्लीट द सेंटेंसेस, वन सेंटेंस, अग्री डिसएग्री, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ऐसे सारे देख लेंगे। तो देखो ना अंदाज अपन कितने ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले एक अंदाज निकालते हैं ना, इसमें कितने हो जाएंगे, ये 5 आया ना तो 5 5 25 ऑब्जेक्टिव्स इसमें हो जाएंगे, 1 2 3 4 4 5 20 ऑब्जेक्टिव्स इधर हो जाएंगे, फिर 5 5 ये 10 ऑब्जेक्टिव्स इधर हो जाएंगे, ये 3 मतलब 15, ये 2 मतलब 10 ऑब्जेक्टिव्स, फिर ये 10, फिर ये 5 5 10, टोटल लेते हैं 10 20 30 40 50 55 55 60 20 80 20 100, मतलब टोटल 100 ऑब्जेक्टिव्स अपन करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें से काफी सारे वैरायटीज कवर हो जाएंगे अपने, समझ में आ रहा है? तो इतना तो आप कर लो यार, और इतना करने का मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये 1 2 3 4 ये 4 सेगमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आप प्लीज कर लेना, समझ में आ रहा है? अच्छा, बाकी ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए ना मैं और एक चीज आपको बता दूं, मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव्स का प्लेलिस्ट है मेरे YouTube चैनल पे, तो आपको पूरा मिल जाएगा, तो ये बहुत इजीली आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे, आप देख लेना। तो सिर्फ देखते भी जाओगे तो इजीली हो जाएगा, ये आपको सिर्फ 4 करना है तो 4 करो। कौन से 4? ये वाले, ये जो 1 2 3 4 ये 4 सेगमेंट किए मार्क अपन ने, एटलीस्ट इतने तो आप करो ही, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लो ना, ऐसी वीडियो देखोगे तो इतना मक्खन समझ जाएगा ना, मैं गारंटी से बोलता हूँ, आप बोलेंगे वाह मजा आया सच में। थ्रू आउट दी यूट्यूब चैनल आपको ऐसे वाले ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलेंगे यार, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है सीरियसली। इनफैक्ट ये सबके ना नोट्स भी बहुत इजीली है अवेलेबल, ये देखना ये सारे नोट्स ऐसे पूरे ऑब्जेक्टिव के मैंने रखे हुए मार्किंग करके, ये भी सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक टॉपिक के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे। देखो इंक्लूडिंग आंसर दी फॉलोइंग, कैलकुलेट दी फॉलोइंग वगैरह वगैरह, सब पूरे 10 टॉपिक के, तो आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। तो अगर वीडियो देखने टाइम नहीं है, सिर्फ गो थ्रू तो कर लो यार, पर करिए, इसको छोड़िए मत प्लीज, ऐसा मेरे को लगता है। गेटिंग गाइज? आई होप आप इतना तो करोगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे 20 मार्क्स का सवाल है, ये 20 मार्क छोड़ना नहीं है अपने को, तो ये स्ट्रैटेजी थी, तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप करोगे तो मेरे को लगता है बहुत मजा आएगा और अच्छे से अपन कर पाएंगे। डन? तो ये सारा कंटेंट, ये सारी चीजें आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, तो हो सकता है उनका भी किधर ना किधर कुछ तो भला हो जाए। यस गाइस, गेटिंग दिस? तो स्टार्ट करें? तो चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के साथ। डन? चलिए पहला क्या है सर? क्वेश्चन 1A, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड रीराइट। तो अपने को करना क्या है ना, सुनिए, पेपर में लिखते टाइम ये स्टेटमेंट भी लिखना है। बहुत लोग डायरेक्ट आंसर लिखते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्टेटमेंट भी लिखने का। अरे समझ में आ रहा है? मार्क किए मैंने आंसर्स? मत करो, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो सुपरवाइजर जा जाके देखता है। अगर आपने आंसर्स मार्क किए हैं, बिन मतलब का त्रास देगा तुमको, तो आंसर्स किधर भी नहीं लिखना है। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखो, इस पे बिल्कुल नहीं लिखना है। अपन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1A है ना, ABCD 4 रहेंगे शायद, देखो BC और D, एक में 5 है ना, तो 5 4 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स। डन? अंदाजा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, क्या क्वेश्चन 1A और पहला 1 ना, A के अंदर 1 सॉल्व करना, तो आंसर 1। आंसर में सिर्फ आंसर की विद सेंटेंस, हाँ देखो क्लियरली बोला भी है, सिलेक्ट दी ऑप्शंस एंड री राइट दी सेंटेंसेस। खत्म। चलिए पहला लिख देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज। अरे फाइनेंशियल पोजीशन कौन सा स्टेटमेंट दिखाता है रे? ट्रायल बैलेंस, वर्क कैपिटल नहीं, ट्रेडिंग है तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन। कनेक्शन यही है ना, फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। यस और नो? गेटिंग? मैं किधर किधर कुछ मार्किंग करूंगा आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, आप कुछ भी नहीं करेंगे। वी आर सॉल्विंग इट एग्जैक्टली लाइक दी बोर्ड पेपर। तो फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट, चलो लिख देते हैं। of the business is called as balance sheet. अभी क्या करने का सर? इसको अंडरलाइन। मैं कुछ पेंसिल वेंसिल नहीं यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट अंडरलाइन, सीधा स्केल रखने के बाजू में पेन से ही अंडरलाइन। टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल नहीं, कुछ गरज नहीं है पेंसिल विंसिल से अंडरलाइन करने का, कोई नहीं बोलता ऐसा। समझ में आ रहा है? खट अंडरलाइन। चलो आगे, नंबर 2।
चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकंड, द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क इज, कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपन करने वाले हैं साथ साथ में, राइट, चैप्टर वाइज। बट ठीक है, आंसर क्या पता है? सॉफ्टवेयर। क्यों सॉफ्टवेयर? मतलब क्या? वो चीज जो कंप्यूटर को बोलता है डिजायर्ड टास्क करो। जैसे अगर अपन प्रिंटर खरीदते तो अपन प्रिंटर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर की वजह से ही प्रिंट आउट बाहर आता है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को क्या बोलेगा? ये वाला पेज प्रिंट मार के दे। तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया? प्रिंट मारने का फंक्शन परफॉर्म किया। सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज रन कर रहा है, किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। डिजायर्ड टास्क, डिजायर्ड टास्क मतलब क्या? जो हमको चाहिए वो, हमको क्या चाहिए? प्रिंट। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर रन करेगा और कंप्यूटर को बोलेगा प्रिंट मार के दे, खत्म। आर गेटिंग? चलिए फिर, द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क इज सॉफ्टवेयर। नंबर 2, the set of program that directs the computer to perform the desired task is software। चलो भाई नंबर 3, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या क्या? ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। अपन अकाउंट्स मतलब क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम। ट्रांजैक्शंस हो गए हैं कि होने वाले? जो ट्रांजैक्शंस पास्ट में उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। तो अपना किस पे है बेस्ड? मैंने एसेट खरीदा था 10 साल पहले, मान लो ये वाला एसी खरीदा था 5 साल पहले, मान लो 50,000 का। बैलेंस शीट में कितने का रिकॉर्ड किया रहेगा? 50,000 का। मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते कि जितने का खरीदा था उतने पे। ओरिजिनल कॉस्ट पे, उसको बोलते हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री बेस्ड ऑन पास्ट। तो अपने स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन पास्ट। जो अपन ने किया था वो बैलेंस शीट में दिखेगा आज। रिवैल्यूएशन नहीं करते, रिवैल्यूएशन सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तभी करते, डिसोल्यूशन में करते, कंटिन्यूएशन में कभी करते, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स करते कभी रिवैल्यूएशन, एनपीओ में करते रिवैल्यूएशन। तो जितने भी अपने अमाउंट्स फिगर्स है वो सारे इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल। तो नहीं, क्यों? जो मेरा बैंक बैलेंस है यूनिवर्सली सब जगह पे उतना ही रहेगा बैंक बैलेंस। अरे हर एक का अलग रहेगा। कंप्लीट तो कभी हो ही नहीं सकता, ट्रू एंड फेयर हो सकता है। अपने बैलेंस शीट होता है ना, कभी कभी मिस हो जाता है एंट्री, फिर भी टैली हो सकता है। एडजस्टमेंट एक रिकॉर्ड नहीं किया, डबल इफेक्ट नहीं दिया, टैली नहीं होगा? होगा ना। डेबिट भी नहीं दिया है, क्रेडिट, टैली होएगा। कम वैल्यू से टैली होगा टैली। तो कहाँ बोल सकते हो कि बैलेंस शीट कंप्लीट है? तो बैलेंस शीट का जो फिगर्स है वो तो अरे गेटिंग क्या? तो ऐसे कुछ समझ रहे आपको? ऑब्जेक्टिव्स है जो अपने को देखने, इसीलिए कल से ऑब्जेक्टिव स्टडी करने वाले, ताकि कुछ ऐसे जो एक्सेप्शनल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे ना वो कवर हो जाएंगे। बाकी ऐसे वाले सिंपल अपने को आज भी आते बिना पढ़े एक्स्ट्रा, पर ऐसे मिस ना हो करके ऑब्जेक्टिव को पढ़ना अलग से। समझ में आ रहा है? गेटिंग? चलिए, तो द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिकल इन नेचर। नेक्स्ट, फोर्थ, द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज। अरे उसके लोन अकाउंट में ना, एग्जीक्यूटर के किस में करते? डेथ में। तो एग्जीक्यूटर हो, बीवी हो, बेटा हो, काय को अभी करेंगे? मैं रिटायर हो रहा हूं, मर रहा हूं क्या? मैं जिंदा हूं, तो जो मेरा बनता है वो मेरे लोन में दे यार। मेरे लोन में क्यों? आज के आज कैसे पे कर पाएगा? रिटायर हो या डेथ, तो आज के आज पैसा मांगो तो बिजनेस पूरा हिल जाएगा। मरा तो एग्जीक्यूटर के लोन में डाल, मैं जा रहा हूं, रिटायर हो रहा हूं तो मेरे लोन में रख। अरे सिंपल, बिना पढ़े भी आ रहा है। देखो ऐसा है, डरने का ही नहीं। एग्जाम में मान लो ये नहीं आया, क्या करोगे? छोड़ देना। और पेंसिल से इधर क्या करना पता है? पेंसिल से इसको ऐसा सर्कल कर देना बस। मान लो ये ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा तो गलत मत लिखना, तो सर्कल मतलब रिमेनिंग, लास्ट में लिख देंगे अपन। तो 4, चलिए भाई, द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन। चलो सिंपल, बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट
of the retired partner. चलो भाई लास्ट फिफ्थ, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स कैश एंड बैंक बैलेंस. एकदम सिंपल. Cash and bank balance. डन भाई. सबसे पहला अटेम्प्ट ऑल ऑफ दी फॉलोइंग सब क्वेश्चंस. ओके, तो पहला है करेक्ट एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स. तो पहला, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, क्या बनाते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. नेट प्रॉफिट नेट लॉस लिख के लिए तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है. अगला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नो क्या? लिक्विडिटी. ऑब्वियसली क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनको पैसा जाने वाला है, मतलब जिनसे हम उधार में कुछ खरीदते हैं उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं, क्योंकि हम उनको फ्यूचर में पैसा देंगे तो एक्शन के साथ पैसा जाने वाला है. सी क्रेडिट क्रेडिटर्स. तो जो क्रेडिटर्स है उनको क्या चाहिए? उनको यही समझ में आना चाहिए कि हम पैसा देने के काबिल है कि नहीं, यानी लिक्विडिटी पोजीशन. सिंपल. डेथ इज अ कंपलसरी रिटायरमेंट. सिंपल. The due date of the bill drawn for 2 months on 23rd November 2019 will be 2 महीने का बिल 23 नवंबर को ड्रॉ किया. 2 महीना आगे जाते हैं नवंबर के बाद. दिसंबर जनवरी 23rd जनवरी प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 24 25 26 जनवरी 2020. हाँ, अगले साल में. बट 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है और पब्लिक हॉलीडे अगर आएगा तो एक दिन पहले पे करना होगा, यानी 25 जनवरी को 2020 को. ध्यान रखिएगा. तो 25 जनवरी 2020. गूगली समझ में आ रहा है? घाई घाई में ये कर दिया 2019 गया, एक मार्क फुकड़ का गया. ध्यान से करना है. हम लोग हमेशा देखते हैं मंथ भी ईयर भी बराबर से. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डैश टू दी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब लॉस, नुकसान. लॉस, लॉस इज ऑलवेज डेबिट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. डेबिट डेट खत्म. एक्चुअली ये सारा आपको आंसर शीट पे सॉल्व करना चाहिए. मैं टाइम बचाने के लिए इसी में कर रहा हूं. चलो भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोस गिवन बिलो एंड रीराइट दी स्टेटमेंट्स. चलो फिर पहला, proportion in which the continuing partners, the proportion in which the continuing partners get the share of retiring partner is known as gain ratio. टिक मत करो रे, इधर बोला हुआ ना ऑब्जेक्टिव में कुछ बिल्कुल भी टिक कुछ भी नहीं है, मार्किंग. गेन रेशियो. जब कोई जा रहा है तो बचे हुए पार्टनर्स का फायदा है ना, इसलिए गेन रेशियो सही है. नंबर 2, partnership is completely dissolved when the partners of the firm become insolvent. बहुत बढ़िया. Next, number 3, the person on whom the bill is drawn is called as drawee.
4. Liability of partners in a partnership business is unlimited. Ajay and Vijay are two partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit Sanjay for 1/5 share. The new profit and loss sharing ratio will be रफ में कर सकते हैं, ओरली ना, बताओ कैसे? 5 - 1 4 3 जा 4 2 जा 3 + 2 कितना आया? 12 8 5 खत्म। मतलब ऑप्शन नंबर ए। डन 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 डन। चलो डी। अरे आंसर नहीं रे, डायरेक्ट आंसर मत लिखना रे, फिल इन द ब्लैंक्स। अरे रीराइट द सेंटेंसेस, रीराइट। तो आंसर विंसर नहीं 1। चलो पूरा लिखेंगे, लिख देंगे। इतना क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर 50 अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। चलो मैक्सिमम number of partners in a firm are 50 according to the Companies Act 2013। लगेज अंडरलाइन करो रे, बाद में भूल जाते पब्लिक अंडरलाइन करने। 50 according to the Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट, दो कंपनीज, टी हमने कैपिटल कर दिया, हमने इम्प्रोवाइज कर दिया, हमेशा द आएगा, टी कैपिटल, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन को भी हम सिखा देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर रियल पर्सनल नॉमिनल, किसका नॉमिनल का रूल बिठाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस को भी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर account is a nominal account। बराबर। चलो अंडरलाइन फटाफट फटाफट अंडरलाइन करने का, भाई भूलना मत, भूल जाते पब्लिक। इसके लिए लगेज करने का लिख दिया और अंडरलाइन नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलता फिर। इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज डेबिटेड। अरे जब भी पार्टनर एसेट लेके जाता है, मतलब हम बोलेंगे पार्टनर को एसेट मिला, पार्टनर ने एसेट लिया, पार्टनर ने एसेट रिसीव किया, तो पार्टनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सो कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। सिंपल, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा ना। मैं भी इतना बोल दिया, डेबिटेड एक्चुअली, ठीक है जो भी है, कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होता है, क्योंकि पार्टनर का सारा एडजस्टमेंट क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल में, और पार्टनर को एसेट मिल रहा है तो पार्टनर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, कैपिटल डेबिट। डन। चलो लिख देते हैं डिसोल्यूशन का। इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर,
पार्टनर बाय दी पार्टनर डैश माने कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. अंडरलाइन. पुढे डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट. सिंपल है यार, रिटायरमेंट में पार्टनर फर्म से जाता है इच्छा से, और जब मरता है तो झक मार के जाना, आई मीन उसको जाना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है, सॉरी, इसलिए कंपल्सरी रिटायरमेंट है. तो भाई तू निकल, बस तू रिटायर नहीं हो रहा है फिर भी तू निकल, क्योंकि तू गया तो ऑप्शन ही नहीं कुछ. द पर्सन ऑन हुम अ बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड अ ड्रॉवी. A bill is drawn. ड्रॉवी, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉवी, हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉवर, वो ड्रॉवी. मैं प्रॉमिस कर रहा हूं प्रॉमिसर, वो प्रॉमिसी. मैं सिखा रहा हूं मैं टीचर, तुम टीची. ये अलग है, टीचर स्टूडेंट, हर जगह वो अर ई नहीं होता. डन 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 डन. डी 1 2 3 4 5. चलो पूरा लाइन लिखना है अभी. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सिंस not for profit organization is also called service organization. Rishi, Ratna and Ruchira are sharing profits and losses. Profits and losses 1/2 3/10 1/2 and 1/5 if Rishi retires, then that new ratio will be will be 3:2. ये अपन ने तो स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था ना, है ना. कैसे आता है 3:2. ये देखो भाई, ऋषि रिटायर हुआ तो पहला लगाया, बच्चा कौन सा, ये दो,
अब ये 10 है तो इसको भी 10 करना पड़ेगा, उसके लिए इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा फिर ये 3/10 एंड 2/10, तो रेशो क्या बन जाता है फिर 3:2, सिंपल है, बराबर कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन। चलो भाई, फोर्थ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइज अकाउंट। The book values. Common size statement requires common base. डन भाई। राइट वर्ड टर्म और फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी सीन क्या है ना, कुछ लोग डायरेक्ट आंसर लिखते, व्हाट आई रिकमेंड इज स्टेटमेंट और फिर आंसर। समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, कम ऑन। कितने प्रकार के नॉर्मली शेयर्स होते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब वो शेयर्स जिनको सबसे ज्यादा हक है डिविडेंड मिलने का, मतलब सबसे पहले डिविडेंड बांटेंगे तो किसको बांटेंगे? प्रेफरेंस वालों को। उनका परसेंट, उनका मतलब डिविडेंड भी परसेंटेज फिक्स्ड होता है। इक्विटी वालों का फिक्स्ड। इक्विटी मतलब रियल ओनर्स, सुख दुख के साथी। कंपनी ने कमाया तो इक्विटी वाले कमाएंगे, कंपनी ने नहीं कमाया इक्विटी वालों को नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस वालों को तो मिलेगा आज नहीं तो कल, पर उनका डिविडेंड फिक्स्ड है। गेटिंग क्या? इक्विटी का ऐसा नहीं है, रिस्की है। तो किन लोग का फिक्स नहीं है? इक्विटी शेयर्स, खत्म। चलो यस, ऑनलाइन पब्लिक, आई होप यू आर विद मी। सर ऑब्जेक्टिव्स में कैंसिलेशन अलाउड नहीं है ना? यस, नहीं है। आंसर्स में नहीं होना चाहिए कैंसिलेशन। द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉवी ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, जो पैसा नहीं आने वाला। अरे हम कौन है? नॉर्मली ड्रॉवर ना, हम बिल ड्रॉ करते हैं सामने वाले पे, पैसा नहीं। इंसॉल्वेंसी में क्या एंट्री करते? क्या आता है? बैड डेट्स ही आता है। क्यों? जो सामने वाले से पैसा आने वाला ही नहीं है, मतलब वो पैसा डूब गया, बैड डेट्स। चलो, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉवी। आंसर इज बैड डेट्स। अभी तक आंसर्स को मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अलग से आंसर्स लिख रहे हैं, तो अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं? अननेसेसरी टाइम पास। आगे, लायबिलिटी लाइकली टू अराइज, दिख रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, लिखते लिखते ही समझ लेना और आंसर भी लिख देना, समझा ना? और टाइम कैसे बचाने का, अननेसेसरी पढ़ते मत बैठो। लायबिलिटी लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स, अभी डिस्कस किया था। हाँ,
अरे डेथ करते टाइम किया था ना डिस्कस लास्ट लेक्चर में, कौन सा लाइबिलिटी? कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कोर्ट केस का एग्जांपल दिया था, याद है क्या? फ्यूचर में अराइज होगा, कुछ इवेंट होता है तो मतलब अगर हम कोर्ट में केस हार गए तो पेनल्टी भरना पड़ेगा। मतलब जब तक केस हाँ जब तक केस चल रहा है कंटिंजेंट है, क्यों पता नहीं है आज पैसा देना पड़ेगा कि नहीं, फ्यूचर में पता चलेगा, तो कंटिंजेंट मतलब नॉट अ फिक्स्ड लाइबिलिटी बट स्टिल अकाउंटिंग सेज यू नीड टू रिकॉर्ड इट। हाँ, इसके लिए तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी। रेशियो बाय विच सर्वाइविंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, रेशियो बाय विच सर्वाइविंग partners are benefited on the death of the partner। अरे कितना सिंपल है रे, बोलो। गेन रेशियो, बहुत बढ़िया। दो टॉपिक में गेन रेशियो, बोलो कौन सा दो टॉपिक? डेथ और रिटायरमेंट में भी तो जा रहा ना पार्टनर, मर के जाए कि छोड़ के जाए, जो बच जाएंगे उनके लिए तो गेन ही है। अकाउंट ओपन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एग्जैक्टली। ओपन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आंसर हाँ एग्जैक्टली, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर दोनों लिखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, या तो ये लिखो या तो ये या दोनों, बट अगर दोनों लिख रहे हो तो दोनों का स्पेलिंग विलिंग सब बराबर लिखना, नहीं तो इधर बराबर लिखा ये गलत कर दिया रॉन्ग मिल जाएगा बिन मतलब का, आप भाई मुझे मार वाला काम मत करो, ठीक है ना। राइट अ वर्ड और टर्म और फ्रेज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस और ट्रेडिंग कौन सा लॉस बताता है? ग्रॉस लॉस, तो आंसर इज ग्रॉस लॉस। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कौन सा एक्सपेंसेस भाई? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। You can also write dissolution expenses, तो आंसर क्या हो सकता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एग्जाम में कोई भी एक आंसर लिखो चलेगा, दोनों लिखने का जरूरत नहीं है, एक लिखा तो भी राइट। ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस रेशियो, याद है ना? शॉर्ट फॉर्म याद है क्या? सन, SON, सन। सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू। ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग ऑफ डिसऑनर, नोटरी पब्लिक। कितना सिंपल है रे, गुड। डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक डोनेशन, इसको और क्या बोलते हैं? और कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब वन टाइम रिसीट, और स्पेसिफिक डोनेशन एक ही बार मिलेगा, हर बार नहीं मिलेगा। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन एक बार मिलेगा, लाइब्रेरी बनाने के लिए डोनेशन एक बार मिलेगा, तो जो एक बार मिलता है वन टाइम रिसीट, कैपिटल रिसीट, स्पेसिफिक डोनेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों भी राइट है। क्वेश्चन 1A पार्ट, राइट दी वर्ड और फ्रेज और टर्म विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अपने को सिर्फ आंसर लिखना स्टार्ट करते, मैं पूरा प्रॉपरली सॉल्व करूंगा जैसे हम बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1A और यहां पे है 1, तो फर्स्ट का आंसर, यू कैन ऑल्सो राइट आंसर 1, तो फर्स्ट का आंसर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नेट प्रॉफिट। क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स, तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, कमाई ज्यादा नेट प्रॉफिट ज्यादा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट। गणपति बाप्पा मोरया, शुरू कर दिया अपन ने। नेक्स्ट आंसर 2, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक डोनेशन,
जनरल पर्पस के लिए जनरल डोनेशन, इसका और एक नाम है स्पेसिफिक डोनेशन बोलो, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कैपिटल रिसीट। कोई भी एक आंसर लिखना है आपको, दोनों लिखो चलेगा, कोई भी एक लिखो चलेगा, स्पेलिंग बराबर रखिए बस। नेक्स्ट आंसर 3, द रेशियो विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू। ओल्ड को डिडक्ट करना है न्यू से, मतलब न्यू माइनस ओल्ड, गेन रेशियो। ट्रिक याद है ना, सन, SON सन, मतलब सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो डिडक्टिंग ओल्ड फ्रॉम न्यू, तो न्यू माइनस ओल्ड इज गेन रेशियो, तो आंसर इज गेन रेशियो। नेक्स्ट आंसर 4, नेक्स्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन टाइम जो एक्सपेंसेस इनकर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। You can also call it as realization expenses. Last answer, Tally software is classified into this category. Yes, it is classified into mercantile category. ये आपको पढ़ना होगा तो आपको समझ में आएगा। नॉर्मली अकाउंटिंग में दो कैटेगरी होती है, कैश बेसिस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल मतलब क्या बोलता है, इस साल का जो भी खर्चा है इस साल के ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करने का। मतलब इस साल अगर तुमने पे किया है या नहीं पे किया है तो भी रिकॉर्ड करो इस साल का, इसलिए हम लोग ऐड आउटस्टैंडिंग करते हैं। और एक्स्ट्रा पे किया है तो लेस कर दो, मतलब खर्चों को कैश के हिसाब से रिकॉर्ड मत करो। मतलब मैंने इस साल अगर 10 साल का पैसा भर दिया, इसका मतलब मैंने इस साल 10 साल का खर्चा नहीं किया, 10 साल का पे किया है, खर्चा सिर्फ इस साल का ही दिखेगा। दैट इज एक्रूवल कॉन्सेप्ट, मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट। तो टैली एक सॉफ्टवेयर है जो अपने अकाउंटिंग को फास्ट रिकॉर्ड करता है। फास्ट मतलब क्या, टैली सॉफ्टवेयर में अगर आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो जर्नल एंट्री पास करने के बाद ऑटोमेटिकली लेजर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस, ऑटोमेटिकली फाइनल अकाउंट्स। तो हमको सिर्फ जर्नल करना है। तो ये टैली जो सॉफ्टवेयर है ये चलता है अक्रूवल बेसिस पे, मर्केंटाइल बेसिस पे। ये मैंने डिटेल में कवर किया, ऑब्जेक्टिव में वहां पे पढ़ सकते हो। सिंपल सिंपल ही एकदम। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या, बोलो, डिस्कस कर लेते ना पूरा, फिर सिर्फ लिखना ही है। ग्रॉस लॉस, द रिसीट्स विच आर नॉट रिकरिंग, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर पर 100 ना, एनआरआर है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है। फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक, नोटिंग चार्जेस, द पर्सन हु परचेजेस द शेयर्स ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट डायरेक्ट आंसर्स ही लिखना है। 1 2 3 4 5 5 है, डिस्कस भी कर लिया अपन ने। तो ऑब्जर्व किया क्या, आपका बोर्ड पेपर ही स्कैन किया इस बार, आंसर शीट। तो अभी आप देख लेना कैसे अच्छे से कैसे कर रहे, कॉलम्स क्या कर रहे, है ना। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑब्जर्व किया क्या, दो बोर्ड पेपर जो अपन ने सॉल्व किए उसके बहुत रिपीटेड है ऑब्जेक्टिव्स। Receipts which are not recurring in nature, capital receipts. Capital of 100 is equal to normal profit. Fees charged by notary public for getting the fact of dishonor noted, noting charges. Person who purchases shares of the company, shareholder. C, find out the odd one. Again, I would prefer क्या, लिखो आंसर। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए, देखो 21 मिनट्स हुए, 10 मिनट अपने डिस्कशन में गए, तो डिस्कस नहीं किया तो 20 मिनट में डेफिनेटली होता है। खट्टाखट बस नॉन स्टॉप लिखते जाना है, पंचायती नहीं। सी फर्स्ट,
डिक्रीज इन फर्नीचर, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, increase in bills payable, RDD written off. बोलो भाई क्या आएगा आंसर? भाई डिक्रीज इन फर्नीचर, एसेट का वैल्यू कम हुआ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, एसेट का वैल्यू कम हुआ, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी बढ़ा, मतलब ये तीनों से लॉस हो रहा है ना, एसेट कम हो रहा है लॉस, एसेट राइट ऑफ हो रहा है लॉस, बिल्स पेबल बढ़ रहा है लॉस, आरडीडी राइट ऑफ हुआ, मतलब आरडीडी अभी जीरो हो गया, फायदा कि नुकसान? तो तीनों लॉस, ये अकेला फायदा, तो आंसर है आरडीडी रिटर्न ऑफ। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सन्ड्री रिसीट्स, interest received, audit fees. आंसर बताओ भाई। भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मेरा इनकम, सन्ड्री रिसीट्स इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, ऑडिट फीस पे करते खर्चा, तो आंसर इज ऑडिट फीस। डॉक चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कस्टम ड्यूटी, वेजेस एंड सैलरी। एकदम सिंपल है, बोलो क्यों? अरे बाकी सब ट्रेडिंग है ना। डॉक चार्जेस, गुड्स लाने का खर्चा, डॉक मतलब इसके शिप के थ्रू, एग्जैक्टली। कस्टम ड्यूटी अगेन शिप के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, क्लियरेंस का खर्चा, गुड्स लाने का खर्चा, ट्रेडिंग का खर्चा, वेजेस एंड सैलरी, पहला वेजेस ना, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का पगार, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस का खर्चा, तो बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग खर्चा, ये ऑफिस का खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये गुड्स लाने के बाद का खर्चा है, गुड्स बनने के बाद का। चलो भाई नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रेड बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल। बताओ भाई कौन सा बिल है? अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल है रे, ट्रेड बिल बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इनलैंड बिल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो इंडिया में ड्रॉ किया है, ड्रॉवर भी इंडिया में, ड्रॉ भी इंडिया में। फॉरेन बिल एक ड्रॉवर इंडिया में, सिंपल। अरे गेटिंग क्या वैसा, तो ये तीनों भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अरे ये खर्चा है, ये थोड़ी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। समझ में आ रहा है मुद्दा क्या है? तो आंसर इज लास्ट, क्रेडिटर्स, जमीन, बिल्डिंग, जनरल रिजर्व, कैपिटल। क्रेडिटर्स, जमीन, बिल्डिंग, जनरल रिजर्व, कैपिटल। क्या आएगा भाई? फाइंड द ऑड वन, सिर्फ आंसर लिखना है ना। चलो भाई, 1 रिजर्व फंड, बैंक लोन, बिल्डिंग और कैपिटल। बिल्डिंग क्योंकि बाकी सारे लाइबिलिटीज है, बिल्डिंग अकेला एसेट है, तो वेल सेड बिल्डिंग। नंबर 2, एडमिशन फीस रिसीव्ड, सन्ड्री इनकम, स्पेसिफिक डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। एडमिशन फी रिसीव्ड इनकम है,
सन्ड्री इनकम इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, बट स्पेसिफिक डोनेशन जो बिल्डिंग के लिए मिला ये लाइबिलिटी। एडमिशन फीस भी अपन कैपिटलाइज करते हैं, बट डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन में करते जरूरी। अगर हर साल एडमिशन फीस मिल रहा है तो वो मेरा नॉर्मल इनकम है, बराबर, तो ये इनकम भी हो सकता है ऑब्वियसली, बट स्पेसिफिक डोनेशन जो मिल रहा है ये तो 100% लाइबिलिटी है, तो बाकी सारा इनकम और ये लाइबिलिटी। तो सो स्पेसिफिक डोनेशंस फॉर बिल्डिंग। नेक्स्ट, पोस्टेज, स्टेशनरी, डिविडेंड रिसीव्ड, एडवर्टाइजमेंट। पोस्टेज, स्टेशनरी और एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक्सपेंस, डिविडेंड रिसीव्ड है इनकम। बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइब्रेरी बुक्स, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, इक्विपमेंट्स। लाइब्रेरी बुक, स्टॉक ऑफ ड्रग, इक्विपमेंट ये सारे एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है लाइबिलिटी। लास्ट ऑड वन, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट। क्यों? बाकी सब अकाउंट है, ये अकाउंट डन। क्या बात है। और एक पॉइंट है, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और बैंक बनता है, ठीक ही नहीं, वो भी एक लॉजिक है। चलिए ठीक है। सो बैलेंस शीट परफेक्ट, व्हाट यू हैव गिवन द रीजन इज अमेजिंग एंड परफेक्ट। Complete the sentence. Partnership deed is an article of partnership। देखा था अपन ने। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएगा रे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों? यूनिवर्सिटी है, स्कूल कॉलेज है, प्रॉफिट मेकिंग थोड़ी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम। ध्यान से अच्छे से, रिटर्न आउटवर्ड माने रिटर्न गया। कौन सा गुड्स रिटर्न जाएगा? जो हमने खरीदा था, तो परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न गया, तो परचेजेस से लेस आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। लेस करते हैं परचेजेस से। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो रे, गेन रेशियो। न्यू में से ओल्ड ही जाएगा और क्या ही बचा है फिर गेन के लिए। तो कैश रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग जो बार बार मिलता है, कौन सा रिसीट्स? रेवेन्यू रिसीट्स। देखा था ना अपन ने, दो प्रकार के रिसीट्स, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल देखो ना, एक बार मिलता है, वन टाइम स्पेसिफिक डोनेशन। बार बार मिलेगा वो रेवेन्यू रिसीट्स। खत्म, डन डन डन। कंप्लीट दी सेंटेंसेस। स्टार्ट करें। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज प्लस। Next, dash shareholders are the real owners of the company. Equity shareholders are the real owners of the company. Next, number 3. Deceased partners executors loan account is shown on the liability। क्यों? हम पैसा देंगे तो हम क्या बोलेंगे? डिसीज पार्टनर जो मर गया उसका पैसा जाने वाला है, उसको नहीं, उसके एग्जीक्यूटर को। क्यों मर गया? रिटायरिंग रहता तो उसके लोन को, मतलब उसको देंगे पैसा, तो उसका लोन। मर गया तो उसके एग्जीक्यूटर का लोन। सिंपल है, तो पैसा जाने वाला है, तो लाइबिलिटी। सो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट इज शोन ऑन दी लाइबिलिटी। डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। स्पेलिंग बराबर लिखो। पार्टनर्स लोन अकाउंट इज शोन ऑन दी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। Next, fourth, dash is the set of programs that direct the computer to perform the desired task. Software is the set of programs. Software is the of programs that direct the computer to perform the desired task.
that direct the computer to the desired task. A revaluation account is also known as profit and loss adjustment account. डन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स भाई पूरा लिख देना सेंटेंस इधर रिटर्न आउटवर्ड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच। चलो व्हाट इज लेगेसी, इसको लिख लेते हैं अच्छे से। सो क्वेश्चन 1 का कौन सा है भाई, ये पार्ट सी पार्ट है।
आंसर 1, व्हाट इज लेगेसी? लेगेसी मतलब क्या? वो पैसा या प्रॉपर्टी जो एनपीओ को मिलता है, किसके पास से? वो बंदे के पास से जो मर गया है, उसके विल के हिसाब से। तो लिखते हैं फिर, द अमाउंट ऑफ कैश और एसेट रिसीव्ड बाय द नॉट फॉर profit concern from the donor as per एनपीओ को मिला है एसेट या तो कैश, किसके पास से? डोनर के पास से, उसके विल के हिसाब से। मतलब डोनर जब मरता है तो मरने के पहले अपने विल में लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा प्रॉपर्टी, मेरा पैसा उस एनपीओ को दे देना, तो वही लिखना है हमको भी। सो द अमाउंट ऑफ कैश और एसेट रिसीव्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न फ्रॉम द डोनर एज पर द प्रोविजंस, प्रोविजंस मतलब रूल्स, प्रोविजंस ऑफ हिज विल आफ्टर हिज डेथ is known as legacy। खत्म, उसके मरने के बाद मिलेगा, वो पहले थोड़ी मिलेगा, वो क्या करेंगे फिर आगे। बहुत बढ़िया। व्हाट इज CAS? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। CAS इज द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या करता है इस सिस्टम? पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को इंप्लीमेंट करता है ऑटोमेशन के साथ। सिर्फ जर्नल कर दो, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब ऑटोमेटिक। तो CAS इज द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम विच हेल्प्स, किसको हेल्प करता है? ऑर्गेनाइजेशन को। विच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू implement the accounting process with automation and makes it user friendly। अरे यूजर फ्रेंडली है मतलब बहुत सिंपल है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। एग्जांपल क्या? टैली। वो टैली को यूज करना बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है, इजी है, इसके लिए यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट आंसर तीसरा, इजी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। हु इज नो कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट पर्सन? अरे याद है ना, इसमें क्या है, डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी हो जाता है। तो पार्टनर इंसॉल्वेंट कब बनता है? जब उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है कैपिटल का, मतलब कैपिटल डेफिशिएंसी, और वो पैसा पे नहीं कर पा रहा पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी। सो इंसॉल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन हु whose capital account has debit balance यानी डेबिट साइड ग्रेटर and is unable to meet his capital deficiency। कोई पार्टनर का अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, उसके खाते में लॉस है, तो अगर डेबिट ज्यादा है तो डेफिशिएंसी हुआ, लॉस हुआ, डेफिशिएंसी हुआ, और डेफिशिएंसी है यानी वो नुकसान में है पार्टनर, और वो पैसा पे नहीं कर पा रहा पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी, तो इज अनेबल टू मीट हिज कैपिटल डेफिशिएंसी even from his personal प्रॉपर्टी। अरे गेटिंग क्या? अबे पैनल पे लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग थोड़ा इग्नोर करना, कॉन्सेप्ट समझो। बुक में लिखेंगे और मजा आता रहे अच्छे हैंडराइटिंग के साथ। 4 व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? अरे याद है क्या, इशू ऑफ शेयर्स में देखा था। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल मतलब रिजर्व फंड जैसा नहीं है। रिजर्व कैपिटल मतलब कैपिटल जिसको रिजर्व में रखा है। दिस इज नॉट कैपिटल रिजर्व, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व कैपिटल मतलब वो कैपिटल जिसको हम बाजू में रखते हैं और कब मंगाते हैं? जब कंपनी बंद होएगा, लिक्विडेट होगा, वाइंडिंग अप होगा। तो चलो भाई थोड़ा बड़ा कर दे तो अच्छा हैंडराइटिंग आएगा। रिजर्व कैपिटल इज दैट
पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अरे ये वो कैपिटल है जो लोगों ने सब्सक्राइब किया बट हमने लोगों से पैसा मंगाया नहीं है, अनकॉल्ड वाला अमाउंट है ये। इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। रिजर्व में रखा है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है भाई, आराम से पैसा मंगाएंगे जब कुछ पंगा हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तीनों में। काई को बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट? अगर एसेट लायबिलिटी में चेंजेस हो रहा तो उसको रिकॉर्ड करना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद क्या मिलता है अपने को? या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या तो रिवैल्यूएशन लॉस। वाह, पैराग्राफ लिख सकते रे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट is prepared to record the changes in assets and liabilities and revaluation account, and it helps us to find the revaluation profit or loss on the revaluation of assets and liabilities. Done. So answer one sentence. When is partner's current account opened? Partner's current account is opened when fixed capital method is adopted by the firm. सही है ना? When fixed capital method is adopted, implemented, followed, कुछ भी लिख सकते हैं, उतना कुछ लोड नहीं है ना? सही गाइस, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं। ठीक, नेक्स्ट। What is surplus? Perfect. Excess of income over expenditure as shown by income and expenditure account represents surplus for the financial year. Excess of income over expenditure, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताता है उसको बोला जाता है सरप्लस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जितना आपको जैसा याद है, मेन आना चाहिए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, खत्म। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उतना आप लिख दो बस है। ठीक है यार, मेरे को याद है, उतना किया है, पढ़ा है। समझ के करोगे तो और इजीली याद हो जाता है। अपने आप सेंटेंस बना के कर दो, फिर बार बार जितनी बार करोगे वो इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। फिर व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? द रेशियो which is surrendered or given up by the old partners in the favor of the newly
admitted partner is called as sacrifice ratio. सही है, सब अपन ने डिटेल में करा ये ऑब्जेक्टिव्स में. आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ ये ऑब्जेक्टिव वाला प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से देखो. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, प्लीज़. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इसको मिस मत करो. सारे ऑब्जेक्टिव इसमें कवर हो जाएंगे आपके, और बहुत अच्छे से बहुत लॉजिकली कवर होंगे. दिखने में लगता है एक दिन जाएगा पूरा देखना है, पूरा अगर करोगे तो. या आप 10 दिन दे दो, हर दिन एक एक 2-2 घंटा, दो घंटे भी दे दिए तो बहुत हो गए, बहुत अच्छे से और बहुत एकदम डिटेल में हो जाएंगे. बट 20 मार्क का सवाल है यार, 20 मार्क बहुत बड़ा मार्क्स, मतलब ऐसा छोटा नहीं है. ठीक है, तो सारा कुछ अपन ने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, लॉजिक के साथ पूरा कवर किया अपन ने ऑब्जेक्टिव, तो आप वो करिएगा. हु इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन, कल ही एक पेपर सॉल्व किया था, उसमें देखा था अपन ने वही. और क्या, तो इंसॉल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन whose capital account has debit balance, मतलब डेबिट साइड लेटर, and is unable to meet the capital deficiency even from his personal property. सही है, इंसॉल्वेंट पर्सन. और एक मतलब हो सकता है इंसॉल्वेंट पर्सन का एसेट्स की कंपैरिजन में लायबिलिटीज अगर बहुत ज़्यादा है, और अगर वो अपना डेफिशिएंसी पे नहीं कर पा रहा तो वो इंसॉल्वेंट पर्सन है. एक ही बात होता है. ये पार्टनरशिप फर्म के पर्सपेक्टिव में है. कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम ये वापस कल ही देखा था अपन ने. तो CS इज द computerized accounting system which helps the organization to implement the accounting process with automation and makes it user friendly. Question number 1A. Whether you agree or disagree with the following statements. डायरेक्ट आंसर लिखना है ना, अग्री डिसएग्री क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख दिया चलेगा. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद दिस. 1 आंसर, 2 आंसर. पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली बैलेंस शीट. डिसएग्री. सिर्फ बैलेंस शीट नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनकम स्टेटमेंट भी होता है. ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट सब कुछ इज अ पार्ट ऑफ. इन फैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अ पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स्ड इज नोन एज एंडोर्सी. अग्री. जो एंडोर्स करता है एंडोर्सर, जिसके फेवर में एंडोर्स होता है एंडोर्सी. Retiring partner is not entitled to share in general reserve and accumulated profit. Disagree ना? Entitled होता है ना?
फिर रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड मैन, कम ऑन, जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड सब कुछ उसको मिलेगा ना, कि वो भी बिजनेस में हिस्सा उसका था, गया तो क्या हुआ, सब लेके जाएगा, तो ही इज एंटाइटल्ड, तो आंसर इज डिसएग्री। फोर्थ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, डिसएग्री। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल, क्या बात है। पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, डन 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 डन। क्वेश्चन सी, चलो भाई, आंसर 1, अग्री डिसअग्री है ना, यस, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, अग्री। डायरेक्ट आंसर ही लिखना है अपने को। फिर आंसर 2, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, है बनाते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग नहीं बनाते, उन लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते। डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, सॉरी, डिसअग्री। क्या एक्सप्लेन कर करके बोल रहा हूं ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, कर दूंगा मैं। एनपीओ डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, डिसअग्री, प्रिपेयर करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डिसअग्री, हड, उसको मिलेगा ना बेचारे को फायदा प्रॉफिट सब, अभी तक मेहनत किया उसने, अभी जा रहा वो, तो जितना उसका हिस्सा था लेके जाएगा ना। नॉट एंड फॉल्स, ठीक है। डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, ट्रू, अग्री। पार्टनर्स का रिश्ता ही नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप ही नहीं रहेगा, और पार्टनरशिप ही नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप फर्म का तो सवाल ही नहीं। सही बोले, बोलते जाने का मेरे साथ साथ, पढ़ने में मजा आता। फिर द ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, यस, अग्री। अब डी के लिए क्वेश्चंस नहीं लिखने, क्यों? कैलकुलेट है, काय को लिखना है क्वेश्चन, अरे गेटिंग क्या? चलो नंबर वन और क्या लिखेंगे? आंसर या तो सॉल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हो। चलो भाई, क्या है भाई पहला? व्हेन डेप्रिसिएशन इज 7,500 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इज 92,500, कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ, सिंपल है यार एकदम, इसको प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में, रफ में। अभी है ना, इधर वर्किंग नोट नहीं करेंगे अपन, इधर अच्छे से प्रेजेंट करना है, समझ में आ रहा है क्या? इधर वर्किंग नोट नहीं करना है, क्यों? ये मेन सॉल्यूशन है ना, 1 मार्क का तो है, इधर किधर सॉल्यूशन वर्किंग नोट लिखने का। तो रफ वर्क बनाते थे लास्ट पेज पे, चलो लास्ट पेज पे रफ वर्क बना लेंगे। मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं रफ वर्क। क्या लिख देंगे भाई? ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ही चाहिए अपने को, बाकी अपन हर क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट इमीडिएट क्वेश्चन के बाद ही करने वाले। डन? तो अब देखो पहला क्या बोला है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज 7,500 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इज 92,500, मतलब ये बैलेंस शीट में ही है ना ये कि नहीं? बराबर। अब देखना रफ में, इधर ध्यान दो ना, फिर आप कॉपी कर लो। ये बैलेंस शीट, लाइब्रेरी बुक्स किधर आएगा? लाइब्रेरी एसेट, लेफ्ट राइट, पक्का राइट? हाँ, तो मैं लिखता हूँ लाइब्रेरी बुक्स। हाँ, क्या बोला है? डेप्रिसिएशन 7,500, मतलब लेस डेप्री ना, लेस डेप्री 7,500, और क्लोजिंग बैलेंस मतलब कौन सा वाला अमाउंट? ये बाहर वाला, आउटर वाला ना। कितना दिया आउटर वाला? 92,500, मतलब ये 92,000, तो ये कितना रहना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, कैलकुलेट दी ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब विच बैलेंस? ये वाला। कैसे आएगा ये वाला? अरे ऐड करो ना, मतलब ये कितना होना चाहिए? 1,00,000, तभी तो 7,500 माइनस होने के बाद 92,500 बचेगा, हाँ या ना? खत्म। 1 मिनट लगता है बनाने, बड़ा आंसर मिल गया। कैसे निकालेंगे आंसर? ये दोनों को तो क्या लिखेंगे कैलकुलेशन में? ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्लस क्लोजिंग बैलेंस। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रेजेंट। 1 मार्क का है रे, 1 मार्क में बैलेंस शीट इनशीट ड्रॉ करेंगे एकदम ऐसा डिटेल में, और क्या ही करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो ऐड करने की लेस करना है, इससे समझ में आएगा ना। या तो इमेजिनेशन भी कर सकते हो, जितना आपका एक्सपर्टीज है उतना। सुनना ध्यान से, करने का कैसे सॉल्व, ये वाले इसमें बहुत लोग की बत्ती गुल हो जाती है। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं सर, क्वेश्चन में देखना है क्या दिया है। अब सोचो ये जो दिया है ना, कौन से टॉपिक में अपन ने पढ़ा है? कौन से टॉपिक में पढ़ा है? लाइब्रेरी बुक, एनपीओ। अब बोलो एनपीओ में ये किधर चीजें दिखती थी? इनकम एक्सपेंडिचर की बैलेंस शीट बना दो, बैलेंस शीट रफ में खट 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 मिल जाएगा। डेप्री लेस क्लोजिंग मतलब बाहर वाला, तो ऊपर वाला बैलेंस चाहिए। अरे ऐड करने का है, खत्म, ठक, आ गया आंसर। समझ में आ रहा है? हर चीज ओरली करने मत जाओ, थोड़ा मेहनत,
गेटिंग? पक्का? कुछ टेंशन? चलो ये लिख दो रफ में। चलो क्वेश्चन 1 बताओ अभी क्या लिखेंगे, क्या फाइंड करने बोला है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इज इक्वल टू, कम ऑन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इज इक्वल टू, बताइए, डेप्रीसिएशन प्लस क्लोजिंग बैलेंस। डेप्रीसिएशन था 7,500, क्लोजिंग बैलेंस था 92,500, देयरफॉर इज इक्वल टू रुपीज 1,00,000। देयरफॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इज इक्वल टू, सीधा स्केल लो, बॉक्स बना दो, पेंसिल से बनाओ कि आप पेन से बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाईलाइट कर दो, उसको 1,00,000 दिख गया, राइट देके आगे बढ़ेगा, वो पंचायत करेगा ही नहीं एग्जामिनर, वो मतलब। नेक्स्ट, ए बी सी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन दी प्रपोर्शन ऑफ 1 to 1, अच्छा 1/2, 1/3, 1/6। ए रिटायर्स, मतलब ये पहला रिटायर ना, हल्का सा क्रॉस, ठीक है। What will be the new profit sharing ratio? क्या रहेगा न्यू रेशियो? 1/3, 1/6, हाँ या ना? बट डिनोमिनेटर सेम है क्या? तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऊपर भी नीचे भी, तो आएगा 2/6 और 1/6, तो रेशियो हो जाएगा 2:1, खत्म। अरे गेटिंग? चलो प्रेजेंट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी ना, अरे हाँ या ना? बताओ फिर, B इज टू C, कितना है B का शेयर? 1/3 और C का 1/6, तो 1/3 इज टू 1/6। अब क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके इसमें? B के इसमें, चलो लिखते, multiplying by 2 on numerator and denominator of B's share। अभी सुनना, एग्जाम में अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं लिखने आ रहा है, सिंपल क्या लिखना? मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑफ या इन बीज शेयर, सिंपल। समझ में आ रहा है? दैट्स इट, ज्यादा ताप मत लेना। पर उतना अपने को पता तो है यार, न्यूमरेटर बोलते डिनोमिनेटर बोलते, बट स्पेलिंग विलिंग में झोल हो रहा है, तो सिंपल मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन बीज शेयर, खत्म। और कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बता ही रहे ना, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 into 2, 3 into 2 इज टू 1/6, अरे बराबर ना? तो 1 into 2 कितना होएगा? 2, 3 into 2 6 इज टू ये 1/6। अब देयरफॉर एग्जैक्टली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज बस 2:1, खत्म, बॉक्स आ गया। इतना डिटेल में लिखा है, और क्या ही लिखेंगे 1 मार्क के लिए, ये भी बहुत है। आप ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखते हो, डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई करते हो तो भी चलता है। समझ में आ रहा है क्या? ये 1-1 मार्क में सिर्फ प्रेजेंटेशन है, बस आपको थोड़ा लिखना है, थोड़ा लिखना है जो आप कर रहे हो वो। यस ऑनलाइन पब्लिक इधर तक ठीक? कुछ भी है तो प्लीज बोलिए। गेटिंग? सही है, चलते आगे। चलो भाई, नंबर 3, 12% पर annum इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन 80,000 6 months, कैलकुलेट इंटरेस्ट कैसा करेंगे? 80,000 पे 12% फॉर 6 months। चलो ना, कितना सिंपल है रे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, थर्ड ना, $80,000 12%, 6 महीना, $6/12। चलो भाई इजी, 12 कट, 0 कट, 8 6 48, 4800, 4,000, खत्म। नंबर 4, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टोटल इज 1,00,000, क्रेडिट साइड टोटल इज 60,000। डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, बताओ। अरे इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन सा टॉपिक है रे? हाँ, इंसॉल्वेंट पार्टनर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, याद है ना? डिसोल्यूशन, ऐसे 3 लोग या 2 लोग, हाँ, एक पार्टनर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। उसका कौन सा सेट ज्यादा आएगा? इंसॉल्वेंट वाले का
अरे पार्टनर को फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो इंस्टॉलमेंट हुआ तो नुकसान ना, तो डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम। कितना बोला है डेबिट? 1 लाख, क्रेडिट कितना 60,000, तो इंसॉल्वेंसी में डेफिशिएंसी कितना हुआ? तो डेफिशिएंसी इज इक्वल टू डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल, खत्म। चलो डेफिशिएंसी इज इक्वल टू डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल। 1 लाख माइनस 60,000 विल गिव यू 40,000। लास्ट फिफ्थ, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th सितंबर, 1500 रुपया। प्रीपेड इंश्योरेंस ढूंढना है, एज्यूमिंग द ईयर एंडिंग इज 31st मार्च। अरे कितना सिंपल है, मार्च में ईयर एंड हो रहा है, कब तक पे किया इंश्योरेंस? सितंबर तक ना, देखो ना 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ साल, इंश्योरेंस पे किया पूरे साल का पर सितंबर तक, तो एक्स्ट्रा पे किया ना, कितना एक्स्ट्रा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का प्रीपेड। सो प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू 1500 इंटू 6/12। चलो 1500 बराबर ना, इंटू 6/12, आधा ना, कितना आएगा? 750, खत्म। अरे डन 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 डन। चलिए लेट्स स्टार्ट बी। तो क्वेश्चन 1 का बी इमीडिएटली इधर करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करने का जरूरत नहीं है। क्यों? सब क्वेश्चन है ना, नया क्वेश्चन आएगा तो अगले पेज पे। तो सब क्वेश्चन बी, कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर 1, सो आंसर 1, आंसर 1 सॉल्यूशन 1 कुछ भी लिख सकते हो। कैलकुलेट 12.5 पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्या बात है, चलो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अपन ऐसा लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ज्यादा अच्छा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब इसमें दो चीजें हैं, ए पार्ट और फिर बी पार्ट। इसका मतलब क्या, ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर हमने कैसा किया है, 2,20,000 का फर्नीचर साल भर वापरा है और 10,000 का फर्नीचर 6 महीनों के लिए। तो हम इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे 12.5% 1 साल का, 10,000 पे निकालेंगे 12.5% 6 महीने का, जोड़ देंगे मिल जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। खत्म, सिंपल, बहुत ही चिंदी। 1 मार्क के लिए और वैसे भी क्या ही होगा। तो देखो 2,20,000 12.5% मतलब इंटू 12.5/100 इंटू 12.5/100 इंटू 12/12, पूरा 12 महीना ना यार, पूरा साल वापरा, 12/12 एक वैल्यू आएगा। उसके बाद 10,000 पे अगेन कितना परसेंट, 12.5%, परसेंट तो सेम ही दिया हुआ है, फॉर 6 मंथ्स। अरे डन 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 डन। अच्छा अभी 12.5% ढूंढना है यार, मल्टीप्लीकेशन 12.5 डेसिमल बहुत त्रास देता है, अपन सिंपल तरीका करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग। अभी मेरे को वर्किंग करना है, या तो इधर वर्किंग कर लो या तो सीधा रफ वर्क बना लो। एक लास्ट पेज पूरे आंसर शीट का आप क्या नाम दे दो, रफ वर्क, और यहाँ पे रफ वर्किंग कर लो, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं नॉर्मली क्वेश्चन के मेन सॉल्यूशन के नीचे करता हूँ। ये हमारा सीए में भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस चलता है कि जो आप मेन सॉल्यूशन कर रहे हो उसके जस्ट नीचे ही वर्किंग करके बना दो। हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, हर एक इसमें मेन सॉल्यूशन के बाद वर्किंग, वैसा ही ये है, मेन सॉल्यूशन के बाद वर्किंग। यहाँ पे तो टोटल डेप्रिसिएशन आने वाला है, तो टेंशन ही नहीं है। तो अब देखना 2,20,000 पे 12.5% चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2,20,000 पे पहले निकालूंगा मैं 10% और फिर निकालूंगा 2.5%। अब 10% कैसे आएगा, एक जीरो कट, अपन ने साल भर किया ना यार, एक जीरो कट 22,000।
अब 2.5% कैसे आएगा? 22,000 के आधे का आधा, क्यों? 10% का आधा 5%, 5% का आधा 2.5%, तो 22 के आधे का आधा, तो 22 का आधा इस 11,000 और 11 का आधा इज 5,500। सिंपल। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 27,500, 22 5 27 और 500। परफेक्ट। अब देखना है कौन सा, ये 10,000 वाला। इधर करते हैं क्या, 10,000 अगेन इस पे 10% और फिर 2.5%। बट अभी देखना इधर 10,000 पे 2.5% तो चाहिए, पर 6 महीने के लिए चाहिए, मतलब जो 12.5% का वैल्यू आएगा उसका और आधा कर देंगे। तो पहले 10% ढूंढता हूं। 10,000 का 10% 1,000 है। अब 1,000 के आधे का आधा, क्यों? 10% के आधे का आधा इज 2.5, 10 का आधा इज 5, 5 का आधा इज 2.5, 2.5 ढाई है ये, तो इसके आधे का आधा, तो 500 का आधा 250। अब इसको जोड़ो 1,250। अब इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, क्यों डिवाइड बाय 2? भाई ये 1250 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 10,000 के फर्नीचर पे, बट मेरे को 10,000 के फर्नीचर पे 6 महीने का चाहिए, तो 6 महीना मतलब पूरे साल का आधा, तो इसका आधा 2 6 12, 625 रुपया। चलो फिर अभी देखते ये 2,20,000 वाले पे कितना डिप्रिसिएशन आया, 27,500 ये वाला वैल्यू, और आया 625 इसका वाला वैल्यू। अब जोड़ देंगे 125, 5 2 5 6 11 1 8, 28,125 is the total depreciation on furniture। आ गया वैल्यू, इजी, कुछ टेंशन नहीं, डन डना डन 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 विद दिस फर्स्ट। ठीक है, अब करते हैं आंसर 2। डन। कैमरामैन ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में क्या बोला देखिए, लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यू चाहिए। लाइब्रेरी बुक्स अमाउंट लेस 10% डेप्रिसिएशन। अरे यार याद आ गया क्या, एनपीओ। देखो लाइब्रेरी बुक्स किधर दिखेगा, एसेट में। एसेट में हम इनर कॉलम में एक अमाउंट लिखते, बराबर, इधर एक अमाउंट लिखते, ये वाले इधर, फिर अपन लेस डेप्रिसिएशन करते, तो लेस डेप्रिसिएशन 10% 5,000 बोला है, और फिर वैल्यू दिया है 45, मतलब ये आउटर कॉलम का वैल्यू 45,000 है। समझ में आ रहा है? लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यू लेस 10% डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 45, तो इनर कॉलम लेस 5,000 डेप्रिसिएशन बाहर 45, तो ये अंदर कितना रहेगा बे, कितना सिंपल है, 50,000। कैसा मिला 50, 45 प्लस 550 खत्म। सो दिस 5,000 का अमाउंट इज डेप्रिसिएशन, दिस 45,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस, तो वी वांट टू फाइंड द ओपनिंग बैलेंस, खत्म। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स कैसा मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस प्लस डेप्रिसिएशन, सिंपल। अरे उल्टा, ऐसा जाएंगे तो लेस, ऐसा जाएंगे तो ऐड, इजी। चलो भाई कर लेते। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी किताब इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस प्लस डेप्रिसिएशन। सो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, अपन ने देख लिया 45,000 प्लस डेप्रिसिएशन है 5,000, दैट इज इक्वल टू ₹50,000। अब पूरा लाइन लिख देंगे वो जो पूछा था वो। सो लाइब्रेरी बुक्स रुपीज 50,000 लेस 10% डेप्रिसिएशन, ये अंडरलाइन, लेस 10% depreciation is less 10% depreciation 5,000, less 10% depreciation 5,000 is equal to 45,000। खत्म, सिंपल, डन 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 डन। और देखो ना 50 में से 10% डेप्रिसिएशन 5 ही आता है ना, 50 का 10%, 1 0 कट 5 बचा 45, आ गया आंसर, आंसर 3।
चलिए भाई नेक्स्ट आंसर 3. Apte and Bhate are sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Kate is admitted at 1/4 share. Then calculate new profit sharing ratio. अरे ओरली हो जाएगा बट ओरली कर नहीं सकते. देखो 4 - 1 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 6 और 3 2 5, 1 जा 5, तो 9 6 5 ये आंसर आना चाहिए. 10 सेकंड में समझ गया, निकाल लेते हैं आंसर, आ जाएगा कोई टेंशन नहीं. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अरे हैंडराइटिंग थोड़ा सा इग्नोर मारना भाई, पैनल पे लिख लो, बुक पे लिखेंगे और फाइन राइटिंग आता है तो टाइम भी बचाना है और थोड़ा फास्ट भी करना है. 1/4 शेयर ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग. चलो 1/4 शेयर मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 4 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4. ये आ गया रिमेनिंग फैक्टर. अब कौन कौन थे ओल्ड पार्टनर्स, 2 लोग, आप्टे भाटे. सो आप्टे भाटे सिंपल है. नया पार्टनर को 1/4 शेयर दिया तो 3/4 बचा ओल्ड वालों के लिए. 1/4 मतलब 25% यानी 75% ओल्ड वालों के लिए. तो ओल्ड वालों को जितना मिलता था अब उसका सिर्फ 75% हिस्सा ही मिलेगा क्योंकि ओल्ड वाले अपने जेब से 25% नए वालों को दे रहे हैं. तो आपटे भाटे क्या था, 3:2 मतलब 3/5 2/5 इनटू 3/4 यानी 3/5 का 3/4 75% अब मिलेगा इनको, और इसको 2/5 का 3/4. चलो भाई 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20. सिम्प्लिफाय करू नका, वर्षभर सांगितलंय, इकडे नाही करायचं असं सर्व. आणि तिसरं कोण आहे, डॅश काटे, इसको तो 1/4 देना रे. अब काटे के केस में ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो इधर इंटू 5 इधर भी इंटू 5, तो ये आंसर आएगा 5/20. अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अब रेशियो 9 6 5. देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 9:6:5. खत्म, आ गया आंसर. पुढे आंसर नंबर 4. चलिए चलिए भाई बहुत बढ़िया. गणेश ड्रॉज अ बिल फॉर 40,000 15 जनवरी को, 2 महीनों के लिए. ही डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ इंडिया 15% ऑन द सेम डे. अगर आज हमने बिल ड्रॉ किया है और आज ही के दिन बिल डिस्काउंट किया है मतलब 2 महीने का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेगा. सिंपल, समझ में आ रहा है तो करते हैं फिर. चलिए बहुत सिंपल है, तो देखते हैं फिर 2 महीने का डिस्काउंट कैसा निकालेंगे हम. बहुत सिंपल. सो डिस्काउंट इज इक्वल टू, किस पे डिस्काउंट आएगा भाई, कॉमन सेंस है, ये 40,000 पे. तो 40,000 का बिल है तो 40,000 पे कितना परसेंट डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट. तो इंटू 15/100. अभी कितने महीनों के लिए, याद है हमने हमेशा बात की है डिस्काउंट क्यों कटता है, क्योंकि हमको पैसा जल्दी मिल रहा है. तो कितना महीना पहले पैसे मिल रहा है देखना. हमने बिल ड्रॉ किया है आज, मान लो 15 जनवरी है तो आज, और डिस्काउंट भी कराया है आज. अभी कितना महीना बाकी है बिल को, 2 महीना, मतलब हमको 2 महीना पहले पैसा मिल रहा तो डिस्काउंट भी 2 महीने का कटेगा. तो इंटू 2/12. सिंपल. सो 2 1 जा 2 6 जा 0 0 0 0 कट, फिर 400 इंटू 15/6. ये सिंपल हो जाएगा. देखो 15 4 जा 60 और 2 शून्य. अरे समझ में आ रहा है ना, 15 4 जा 60 और ये 2 शून्य डिवाइडेड बाय 6 इजी 1000. देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹1000. खत्म. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो गया. सिर्फ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ही ढूंढना था तो अपने कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. रोलिंग. चलो आंसर 5.
चलो कैलकुलेट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा अपना आराम से, टाइम पे हो जाएगा। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट एसेट्स। ये बोंगे कितना इजी है रे, करंट रेशियो बोलता तो और मजा आता, सिर्फ करंट एसेट्स, कुछ टेंशन नहीं। करंट एसेट्स क्या क्या है? डेटर्स, स्टॉक, लूज टूल्स। याद रखना एग्जाम में पेंसिल से मार्क करने का, पेन से मार्क नहीं करने का। मैं इधर थोड़ा बहुत कर रहा हूँ पेन मार्किंग, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो एग्जाम में सिर्फ पेंसिल से करने का ही नहीं पहले बात तो ऑब्जेक्टिव में मार्क। सो डेटर्स आएगा, फिर स्टॉक आएगा और लूज टूल्स आ जाएगा। डन, ये तीन चीज। चलो भाई टेंशन नहीं, लिख देते। सो करंट एसेट्स इज इक्वल टू तीन तीन जोड़ेंगे, डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस लूज टूल्स। What is the amount of debtors? 60, 30, 10. ध्यान से, हाँ गड़बड़ नहीं, एग्जाम में बोल बोल के करने का, पर मन मेरे मन में 60, 30, 90 प्लस 10 1 लाख। Therefore, current assets is equal to rupees 1 लाख। हो गया भाई। सो गाइज आई होप ये पूरा ऑब्जेक्टिव का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये पूरे 100 ऑब्जेक्टिव आपने ध्यान से करे होंगे और आपको समझ में आया होगा किस तरह से अपन ने उसको टैकल किया है। तो इसको याद से नोट करिए, पूरे पीडीएफ को संभाल के रखिए एक रैपिड रिवीजन के लिए, और हो सके तो ऑब्जेक्टिव को स्पेशली थोड़ा टाइम दीजिए और अच्छे से सारी चीजें करके आइए। दैट्स इट। और मैंने स्टडी प्लान शेयर किया है, उसके हिसाब से थोड़ा सा और पढ़ाई करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि हम लोग और अच्छा कुछ और बेस्ट कर पाए और अच्छे से रिजल्ट ला पाए अपने 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। डन गाइज, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को फाड़ते रहिए और ऑब्जेक्टिव्स को हल्के में मत लीजिए, उसको भी अच्छे से करके आइए। डन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय।